हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एजीएस 001। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ जो होता है मेरी क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो होता है वो शेयर करने वाला हूं, जो कि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं। और अगर आप इन सारी टिप्स और ट्रिक्स को होता है अपनी प्रिपरेशन में जो होता है फॉलो करते हैं और हैबिट में लेकर के आते हैं, तो यकीन मानिए ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको होता है क्लास 12 में होता है बेहतर रिजल्ट होता है वो देने की गारंटी लेती है। ऐसा मेरा खुद का होता है पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देख करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, सारी टिप्स और ट्रिक्स को जानने के लिए होता है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको जो है क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए वो ये है कि आपको जो पूरा का पूरा क्लास 12 का जो सिलेबस है सबसे पहले उसका एक एनालिसिस करना है। यानी कि आपको एनालिसिस करना है सिलेबस का। देखिए दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के लिए एक अच्छी शुरुआत जो है करना चाहते हैं, अगर आप क्लास 12 के लिए अच्छी जो है प्रिपरेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आखिरकार कितना है। आपको जो है एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपके हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, आपके इंग्लिश में कितने चैप्टर्स हैं, आपके पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, या फिर फिजिकल एजुकेशन में, इंग्लिश में, हिंदी में, इन सब में कितने कितने चैप्टर्स हैं। इसको आपकी एक अच्छी नॉलेज जो होता है वो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप क्लास 12 के सिलेबस का एनालिसिस जो होता है नहीं करते हैं, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आखिरकार मुझे क्लास 12 के सिलेबस को कवर करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम जो होता है मुझे सिलेबस को कवर करने में लगने वाला है। ये सारी बातें आपको होता है क्लियर नहीं होंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को होता है ज्यादा जो होता है प्रायोरिटी देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम लगने वाला है कवर करने में, कौन से सब्जेक्ट को होता है मुझे कम टाइम लगेगा कवर करने में, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस आसान है, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस होता है वो कठिन है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों जो होते हैं आपको नहीं क्लियर होने वाली हैं अगर आप क्लास 12 के सिलेबस का एनालिसिस नहीं करते हैं तो। और ये सारी बातें दोस्तों आपको लास्ट में जाकर के नवंबर और दिसंबर के टाइम जो होती है वो दीमक के तरीके से खा जाने वाली हैं। ये मैं आपको होता है गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरी खुद के होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने क्लासमेट्स को होता है वो देखा हुआ है, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम, ऐसी ही प्रॉब्लम से होता है लास्ट में नवंबर दिसंबर के टाइम जूझ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको होता है एनालिसिस कर लेते हैं, पूरी अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि मेरा टोटल सिलेबस होता है कितना है, तो पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में होता है ज्यादा टाइम लगने वाला है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने में किसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है, किसको आपको प्रायोरिटी देनी है, किसको इंपॉर्टेंस देना है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है इसका जो एनालिसिस करने का सिलेबस का, वो ये है कि आपको जो क्लास 12 का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है, आपका एक 12th का सिलेबस पूरा का पूरा कब जा करके खत्म हो जाएगा, आपको इसकी क्लैरिटी जो होती है वो एनालिसिस करने के वक्त ही सिलेबस के पता चल जाएगी। क्योंकि अगर आपको 12th का पूरा सिलेबस मालूम है, आपको अपनी पढ़ने की स्पीड मालूम है कि भैया मैं एक दिन में 10 पेज पढ़ लेता हूं, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ लगभग मेरा इस महीने तक जो होता है वो मेरा सिलेबस जो होता है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और दूसरा इसका दोस्तों जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि अगर आपको पूरा का पूरा क्लास 12 सिलेबस जो होता है पता है, तो आपको कभी इस बात की टेंशन नहीं होगी कि मुझे किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे बड़ी एक और एडवांटेज इसका है वो ये है कि आपको कभी भी अपने पढ़ाई को लेकर के टेंशन नहीं होने वाली है। आपको कभी भी जो होता है अंदर से जो होता है हेजिटेशन जो होता है ना, एक घबराहट जो होती है कि मेरा सिलेबस जो होता है कम खत्म होगा, ये सारी चीजें आपके अंदर कभी भी डेवलप ही नहीं होंगी अगर आप सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपका पूरा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे जो होता है स्मूथली जो होता है वो 12th का कवर हो जाएगा, आप अगर आप क्लास 12 का सिलेबस का एनालिसिस ही कर लेते हैं तो। दूसरी इंपॉर्टेंट दोस्तों एडवाइस मेरी आपके लिए जो है वो ये है कि ये दोस्तों एडवाइस बेसिकली आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो स्टडी करने का आपका जो मेथड है उससे रिलेटेड है। स्टडी करने का जो आपका मेथड है उससे रिलेटेड है। ये टिप दोस्तों वैसे तो आपके जो पांचों सब्जेक्ट हैं उसमें हेल्पफुल है ही है, लेकिन ये टिप आपको जो होता है सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो है आपके पॉलिटी और जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको कवर करने में सबसे ज्यादा यूजफुल जो होता है वो होने वाली है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी हम हिस्ट्री का या फिर पॉलिटी का जो होता है कोई भी चैप्टर जो होता है एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार भी पढ़ लेते हैं और 3 बार भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हमको यही नहीं पता चलता है कि हमने उस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या है। 3-3 4-4 बार पढ़ने के बाद भी हमको ये क्लियरिटी ही नहीं होती है कि हमने उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आखिर पढ़ा क्या है, उसके अंदर देखा क्या, हमने कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके अंदर हमने जो कि पढ़ी हैं, ये हमको कोई क्लियर ही नहीं होता है 3-3 4-4 बार भी पढ़ने के बाद।
अगर दोस्तों आपको भी होता है प्रॉब्लम है, तो आज आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी का होता है पढ़ने का एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये तो खत्म होगी, साथ ही साथ में आप इस मेथड के जरिए पढ़ने के जो आपके लगभग एक पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी मेजर क्वेश्चन होता है वो बन सकते हैं, उसका लगभग 80% होता है क्वेश्चन आप अपने पढ़ने के दौरान ही होता है कवर कर सकते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड जो है हमारे पढ़ने का उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप हिस्ट्री के अंदर या फिर पॉलिटी के अंदर होता है कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके नीचे जो पूरी की पूरी राम कथा लिखी होती है, उस पूरे राम कथा में जो होती है कुछ पर्टिकुलर चीजें बताई होती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि हो सकता है इस पूरी राम कथा के अंदर जो भी टॉपिक है, हो सकता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया हो कि मतलब ये टॉपिक जो होता है वो आखिरकार है क्या, या फिर इसका एडवांटेज के बारे में बताया जाता है, या फिर इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज का डिसएडवांटेज क्या है, या फिर इसके इंपैक्ट के बारे में बताया जाता है, या फिर इसका आखिरकार रोल क्या है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो इस राम कथा के नीचे जो होते हैं लिखी होती हैं। आपको करना क्या है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो, जब भी आप किसी भी टॉपिक को मान लीजिए जो है पढ़ रहे हो, तो उसके नीचे जो राम कथा लिखी हुई है पूरी की पूरी, उसमें आपको ये फिगर आउट करते हुए चलना है कि जो भी पर्टिकुलर लाइन जो होता है जो मैं पढ़ रहा हूं, जो भी पर्टिकुलर लाइन जो होता है मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, वो मैं इस टॉपिक जो है इसके किस एस्पेक्ट में वो लाइन में लिख सकता हूं। क्या ये जो लाइन में पढ़ रहा हूं ये लाइन में इसके एडवांटेज में लिख सकता हूं, क्या ये जो लाइन में पढ़ रहा हूं ये लाइन इसके डिसएडवांटेज में लिख सकता हूं, क्या ये जो लाइन में पढ़ रहा हूं ये इसके मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूं। ये आप सबको जो होता है अपने पढ़ने के समय फिगर आउट करते हुए चलना है। और अगर आप अपने पढ़ने के दौरान ये सारी चीजें जो होता है वो ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि हाँ मुझे इस लाइन को होता है इसके एडवांटेज में, इसके ओवरव्यू में, इसके कंक्लूजन में, या फिर इसके रोल में जो होता है लिखते हुए चलना है, तो यकीन मानिए आपको इस टॉपिक की पहली बात तो जो होता है डीप नॉलेज जो होता है हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी, और आप कभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो होता है वो कभी भी भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब आप इतनी सारी चीजों को एनालाइज कर लेंगे, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ओवरव्यू, इंपैक्ट, रोल, ये सारी, तो जो मेजर जो क्वेश्चन जो होते हैं जो इससे बनने वाले हैं वो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। और इन्हीं सारे चीजों की बेसिस पे जो भी आपके आपके जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारी चीजें भी होता है वो आप आसानी से होता है कवर कर लेंगे, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं तो। और आपकी जो प्रॉब्लम है कि मैं 3-4 बार भी जो होता है पढ़ लेता हूँ फिर भी मुझे क्लियरिटी नहीं आती कि मैंने पढ़ा क्या है, ये भी जो होता है खत्म हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेथड जो है पढ़ाई का समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो बताइए, मैं दोबारा से इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरी मेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस दोस्तों जो आपके लिए वो है आपके ऑप्शनल से रिलेटेड, केस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरी कुछ आपको एडवाइस है। देखिए दोस्तों कि लास्ट के टाइम में नवंबर या दिसंबर के समय में जो होता है आपको एक जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है जो आपको परेशान करने वाला है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उनमें से मैं भी एक हूं, अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जैसे आपका हिंदी है या फिर फिजिकल एजुकेशन है, तो अधिकतर बच्चे होता है क्या है कि वो अपने शुरुआती समय में, ठीक है, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस समय में जो होता है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को बिल्कुल ही पढ़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ये बाद में नवंबर या फिर दिसंबर प्री बोर्ड के टाइम पे होता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने भी दोस्तों जो था इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो था शुरू में नहीं पढ़ा था, बाद में जाकर के मुझे पढ़ना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे प्री बोर्ड 1-2 दोनों जो थे बर्बाद हो गए इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडवाइस देता हूँ दोस्तों कि आप ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आपको जो आपका इस समय सबसे प्रीशियस टाइम चल रहा है, ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है या जो जून का टाइम चल रहा है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि इसी जून के महीने में ही जो होता है, इसी छुट्टी के टाइम पे जो होता है आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो कम से कम 2 बार जो होता है पढ़ डालिए, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, आसानी से आप जो होता है इसको कवर कर लेंगे। और अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम मैंने फेस की लास्ट में जाकर के आप उससे होता है बच जाएंगे और आपके सारे के सारे एग्जाम होता है वो आसानी से निपट जाएंगे। तीसरी एडवाइस दोस्तों मेरी जो आपके लिए है वो आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, केस ऑफ ज्योग्राफी। देखिए दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि क्लास 12th में जो एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा जो होता है वो परेशान करने वाला है आगे जाकर के, जो सबसे ज्यादा आपका दिमाग खाने वाला है वो एकमात्र ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ठीक है भैया, आप तो ये कहोगे कि भैया आप ये क्या कह रहे हो, ज्योग्राफी का तो सिलेबस बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, ये कैसे दिमाग खाने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों जो ज्योग्राफी का सिलेबस है
वैसे तो इसका जो पढ़ने वाला और जो कॉन्सेप्ट समझने वाला जो सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी का जो पढ़ने वाला और जो कॉन्सेप्ट समझने वाला सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का है। केवल 1 महीने में जो था जियोग्राफी का जितना भी पढ़ने और समझने वाला सिलेबस है वो आसानी से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि आपका जो पूरा का पूरा क्लास 12 का जियोग्राफी का सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला है। और टोटल फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट 22 चैप्टर तक आपको सिर्फ और सिर्फ जो होता है जियोग्राफी सिलेबस के अंदर याद ही करना है। आप याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से दोस्तों निपटने के लिए और अपने टाइम को जो होता है इसमें वेस्ट ना करने के लिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि जो जियोग्राफी का जो सिलेबस है इसको आप इसी आपके जो छुट्टी का टाइम है इसी में जो होता है खत्म कर डालिए। ठीक है, पूरा नहीं, अगर पूरा नहीं खत्म कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना आधे से ज्यादा सिलेबस तो आप आसानी से जो होता है जियोग्राफी का इस छुट्टी में जो होता है खत्म कर डालिए और उसका एक अच्छा सा नोट्स जो होता है बना करके रख लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और उस नोट्स को होता है रट डालिए पूरा। इसके वजह से दोस्तों आप क्या होगा, आपका जो एक बहुत बड़ा टेंशन जो है क्लास 12 में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट लास्ट में जाकर के क्रिएट करता है आप उससे बच जाएंगे और आपके कोई भी एग्जाम होता है वो लास्ट में जाके बर्बाद नहीं होंगे जैसे कि मेरे हुए थे। तो आई होप दोस्तों आप ये टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की इसको आप जरूर फॉलो करेंगे और फॉलो कीजिएगा, वरना आपकी प्रिपरेशन में होता है बहुत ज्यादा होता है खराबी आपको देखने को मिलेगी। मेरी दोस्तों जो आपकी जो दूसरी एडवाइस आपके से रिलेटेड दोस्तों जो है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट में हमको ये ध्यान देना है कि क्लास 11 तक हमने जैसे इंग्लिश पढ़ा था हमको क्लास 12 में उस तरीके से इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो एक दिन पहले वाला जो एग्जाम के टाइम होता है ना कि हम लोग एक दिन पहले क्या करते हैं, एग्जाम से पहले समरी पूरा अंदर डाल लेते हैं और फिर एग्जाम में जाकर के उगल देते हैं वहां पे पूरा। ठीक है, वो सारी चीजें अब यहाँ पे नहीं होने वाली है क्योंकि इंग्लिश में होता है आपके बोर्ड्स में ग्रामेटिकल एरर पे अच्छे से होता है क्लास 12 में नंबर कटेंगे। और अगर आप लिखते समय अपने राइटिंग के टाइम जो होता है आप राइटिंग में जो होता है एक्सपर्ट नहीं है, आप लिखते समय जो होता है ग्रामेटिकल एरर जो होता है करते हैं, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग जो होता है अच्छे से नहीं आती है, अगर आप जो होता है आप जो भी सोच रहे हैं अंदर उसको पेपर पे अच्छे से होता है लिखने में सक्षम नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड, ग्रामर एरर से रिलेटेड, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये जितनी भी प्रॉब्लम जो है वो आप अपनी जो छुट्टी का टाइम है, ठीक है, जो ये जून का टाइम है इसमें जो होता है सुधार लीजिए, वरना आप जो होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है फेस करने वाले हैं। क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ आप चाहे जितना लीजिए, आप अगर अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, आप लिखते समय ग्रामेटिकल एरर करते हैं तो आपके नंबर जो होता है वो डेफिनेटली कटने ही वाले हैं। इससे आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आपके क्लास 12 में अच्छे से ग्रामर एरर पर होता है नंबर कटने नहीं वाले हैं, ये क्लास 10th बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे इंग्लिश की इस सारी प्रॉब्लम से ओवर करने में 2 महीने लगे थे, इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि जितनी जल्दी आप ये शुरू में ही प्रॉब्लम जो है खत्म कर लेंगे उतने ही ज्यादा फायदे में होने वाले हैं। क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपको टाइम नहीं मिलेगा, जनवरी फरवरी में आपके प्रैक्टिकल लेंगे, मार्च में आपका पेपर रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप शुरू में ही जो होता है वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लीजिए, वरना आप बहुत ज्यादा होता है प्रॉब्लम आगे रख करके फेस करने वाले हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों जो होता है मेरी आपसे वो है नोट मेकिंग से रिलेटेड। सॉरी, ये तीसरी टिप नहीं है, जो भी है नोट मेकिंग से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि ये नोट मेकिंग जो है आपको किसी दूसरे के नोट्स की वो जरूरत नहीं है। आपको किसी भी दूसरे बच्चे के नोट्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आपको जो भी नोट्स बनाने हैं वो आपके खुद के बनाने हैं। ठीक है, यकीन मानिए, अगर आप जो होता है अपने खुद के क्लास 12 के नोट्स बनाते हैं, आप जब खुद पढ़ेंगे, खुद से नोट्स जो होता है बनाएंगे, तो आप पहली बात तो ये होगा कि आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो आगे जाकर के काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको नोट्स बनाने का, लिखने का जो होता है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप दूसरे की चीजों को लेकर के पढ़ेंगे, रटेंगे, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है आप अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन आपका जो इनर डेवलपमेंट है, आपकी जो पोटेंशियल का डेवलपमेंट है, वो इससे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पहली एडवाइस तो मेरी आपके इसमें वो है। दूसरी दोस्तों जो है वो ये है मेरी आपको एडवाइस इस नोट मेकिंग से रिलेटेड, कि होता क्या है कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो 2-3 बार जो होता है एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाते हैं। वो उनको लगता है कि मुझे जो होता है यार याद ही रहेगा, क्या करेंगे, बाद में बना लेंगे। तो ये आप बाद का जो काम जो है नोट मेकिंग का, वो कभी मत कीजिएगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तुरंत उसका जो नोट्स जो होता है वो अपने खुद के लैंग्वेज में होता है बना डालिए, वरना यकीन मानिए आप जो होता है इसमें बहुत चीजें जो होता है वो आप भूल जाएंगे, खास करके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में।
इन 2 सब्जेक्ट में आपको अपने पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाना है, वरना इसका सिलेबस पहली बात तो होता है बहुत लॉन्ग है और आप अच्छे से होता है वो रिवाइज अपने एग्जाम के टाइम नहीं कर पाएंगे अगर आप नोट जो होता है वो नहीं बनाते हैं तो। तीसरी और इंपॉर्टेंट टिप, जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों जो है वो है आपके आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। ये टिप दोस्तों मेरी जो है वो ये है कि अगर आप क्लास 12 के जितने भी टॉपर्स हैं, ठीक है, पिछले 5-6 साल के जितने भी टॉपर्स हैं, अगर उनके आंसर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जितने भी आंसर्स हैं उनमें अधिकतर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो अधिकतर लाइंस जो लिखे हुए हैं, जो अधिकतर वर्ड्स लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी के वर्ड्स, एनसीईआरटी के जो सेंटेंसेस हैं वही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जो होता है वो ये है कि अगर आप क्लास 12th में बोर्ड्स में जो होता है अच्छे नंबर जो होता है लाना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जो एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, जो एनसीईआरटी के जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, खैर मैं वर्ड्स ही बोलूंगा, जितने अच्छे जो होता है अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी के वर्ड्स को याद करेंगे, जितने ज्यादा एनसीईआरटी वर्ड्स को होता है आप अपने आंसर राइटिंग में होता है लेकर के आएंगे, उतने ही ज्यादा जो होता है वो हेल्पफुल आपको, उतने ही अच्छे नंबर जो होता है आपको बोर्ड्स में दिलाने वाले हैं, ठीक है। अब इस टिप को जो होता है जो आंसर रिलेटेड, आंसर राइटिंग से रिलेटेड है, मैंने इसको अभी क्यों बताया, मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि आप पढ़ाई जो होता है वो अभी कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप अपने पढ़ते समय जितने भी एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं उनको अधिकतर याद करने की कोशिश कीजिए, जितने अधिकतर एनसीईआरटी के जो सेंटेंसेस हैं, पूरे नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास के या फिर 9th क्लास के जो होता है लेवल के जो होता है सेंटेंसेस इंग्लिश बोर्ड्स में जो होता है लिखेंगे क्लास 12th के, तो आपके डेफिनेटली होता है नंबर कटेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात दोस्तों जो होता है वो ये होती है कि जो एग्जामिनर्स को जो आंसर की मिलती है ना वो चेक करने के लिए, उसमें अधिकतर चीजें जो होती हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही जो होता है लिखी होती हैं, अधिकतर जो लाइंस जो लिखी होती हैं वो उसी से रिलेटेड होती हैं हमारे एनसीईआरटी बुक से। और अगर आप आंसर्स में जो होता है अपने अधिकतर एनसीईआरटी वर्ड्स का होता है यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली वो एग्जामिनर होता है अच्छे मार्क्स होता है देने वाला है। इसीलिए दोस्तों आप उन्हें पढ़ते समय होता है ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने की, उनको याद करने की होता है वो कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये सारी के सारी टिप्स जो होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर इन सारी टिप्स को दोस्तों आप अभी से होता है इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़े संकट से, बहुत सारे प्रॉब्लम से होता है आगे जाकर के वो बच जाएंगे। और आपको ये सारी के सारी टिप्स दोस्तों होता है आज की कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, या फिर किसी का भी स्ट्रेटेजी जो होता है वो जाननी है कि इसको मुझे कैसे पढ़ना चाहिए ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए, आज तक के लिए आपको थैंक यू और जय हिंद।